नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो आपका एग्जाम होने वाला है 8 दिसंबर को। ठीक है, वैसे अनुमानिक डेट है कि 8 दिसंबर को होने वाला है, हो भी सकता है। वैसे 99% हो ही जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, स्टार्ट हो ही जाएंगे 8 दिसंबर को स्टार्ट आपके एग्जाम हो जाएंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई? मैंने आप लोगों को देखो प्रिंटर पढ़ाया था। प्रिंटर के बाद मैंने आपको प्लॉटर पढ़ा दिया। प्लॉटर के बाद में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़, कि मैंने आपको स्टोरेज डिवाइस में जो अपनी प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं जितनी भी हैं, जैसे रैम, हाँ सॉरी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, यानी स्टोरेज डिवाइस के कुछ प्रकार, या यहाँ पर मैं बोलूँ मेमोरी अपन लोग पढ़ चुके हैं। मेमोरी में कहाँ तक पढ़ चुके हैं कि मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, भाई अपना जो है वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि मैंने आपको वॉलेटाइल मेमोरी या फिर मैं बोलूं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि भैया रैम क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, या फिर हम बोले रैम जो है अपनी वो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो अब इस रैम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, रैम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जिनसे बनते हैं अपने क्वेश्चंस अपने एग्जाम के अंदर, तो वो आज फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि वही रैम होती क्या है। तो रैम मैं आपको बता चुका, रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो क्या करती है, किसी डेटा को अस्थायी रूप से अपने पास स्टोर करके रखती है। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, यानी क्या करती है, अपने डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। कैसे? टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी रूप से डेटा को अपने पास स्टोर करके रखने वाली जो अपनी मेमोरी है वो क्या कहलाती है, अपनी रैम अपनी कहलाती है। जो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रैम भाई किस मेटल से बनी होती है, किस धातु से बनी होती है, तो आपको आंसर देना है कि जो रैम है भाई वो सिलिकॉन से बनी होती है, यानी सिलिकॉन की मदद से उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रैम किसकी बनी होती है, किस धातु से बनी होती है, तो आपको आंसर देना है कि वो सिलिकॉन से बनी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रैम क्या है, कैसी मेमोरी है, तो रैम भाई वोलेटाइल मेमोरी है, रैम एक अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, जिसके कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। यदि अपन मेमोरी से जुड़े हुए पॉइंट देखें तो सिलिकॉन की बनी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और अगर अपन टाइप्स की बात करें तो मेमोरी के सॉरी रैम के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए ज़रा। एक तो होता है अपना एस रैम, एक होता है अपना डी रैम, और एक होता है अपना एस डी रैम। कौन कौन से? एक एस रैम हुआ, एक डी रैम हुआ, और एक हुआ अपना एस डी रैम। ठीक है, तो वन बाई वन हम ये भी देखने वाले हैं कि एस रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है, और एस डी रैम क्या होती है। और आपके एग्जाम के लिए आपको इनकी फुल फॉर्म से याद रखनी है, बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। कि भाई रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, और एस डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब कि रैम की फुल फॉर्म, एच डी रैम की फुल फॉर्म, डी रैम की फुल फॉर्म, और वही अपनी एस रैम की फुल फॉर्म। ठीक है, और कुछ पॉइंट भी होते हैं इनसे जुड़े हुए, वो भी पॉइंट्स आपको ज़रा याद रखना है। देखो ज़रा, सबसे पहले हम देखते हैं क्या अपना एस रैम क्या होती है सर। तो पहले अपन बात करें एस रैम की फुल फॉर्म, तो क्या, यानी भाई क्या होती है, सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सिस सॉरी स्टैटिक। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सिस मेमोरी। यदि अगर एस रैम की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म हो चुकी किसकी, एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एस रैम होती क्या है गाइस, ये चीज आप देख लीजिएगा। तो देखो, यानी जो एस रैम जो होती है उसकी जो रिफ्रेश रेट है, यानी उसे रिफ्रेश करने की जो रेट है वो क्या होती है भाई, कम होती है।
अब मैं आपको एक छोटे से एक सिंपल एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ एस रैम की रिफ्रेश रेट क्या होती है, और अगर इसकी रिफ्रेश रेट स्लो है तो इसके अंदर क्या चीज़ होगी। देखो जरा, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई एक आपके पास एक बाइक है जो बिल्कुल स्लो स्पीड से चलती है, और आपको पहुंचना है 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और एक दूसरी आपके पास बाइक है, वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है और उसको भी 10 किलोमीटर जाना है। तो जल्दी कौन सी पहुंचेगी, तेज चलने वाली या फिर स्लो चलने वाली? तो तेज चलने वाली जल्दी पहुंचेगी, स्लो चलने वाली क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, ठीक है। तो भाई क्या रहता है कि जो एस रैम है इसकी रिफ्रेश, यानी उसे किसी डाटा को रिफ्रेश करने की जो रेट है, यदि आपसे मैं बोलूं कि भाई कि ये कमरा है, इसके अंदर किसी को सफाई करनी है, इसमें कोई कचड़ा वचड़ा फैला हुआ है और एक व्यक्ति को सफाई करनी है, ए नाम के एक व्यक्ति को, उसके सफाई करने की स्पीड क्या है, कम है। यानी उसमें से जो जो उसको सफाई करना है उस कमरे के अंदर से, उसकी स्पीड कम है, तो इसके अंदर जो कचड़ा है वो ज़्यादा समय के लिए मौजूद होगा। क्लियर है? मतलब कि एक व्यक्ति है वो इस कमरे में फैले हुए कचरे को साफ कर रहा है, और उस व्यक्ति के साफ करने की जो रेट है वो कम है, उसकी जो गति है वो कम है, तो उसके अंदर जो डेटा है वो अधिक समय के लिए स्टोर रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरा एक व्यक्ति है, उसके उसमें से कचरा साफ करने की रेट क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसके अंदर कचरा क्या होगा, कुछ कम समय के लिए स्टोर होगा, ठीक है। तो देखो जरा, यही चीज है, यानी जो रैम है उसकी रिफ्रेश रेट क्या होती है, कम, इसलिए डेटा अधिक समय तक स्टोर रहता है। मतलब कि जो एस रैम के अंदर जो डेटा फालतू का बिखरा पड़ा हुआ है उसे हटाने की इसकी जो रेट है वो कम होती है, इसलिए इसके अंदर जो डेटा जो बिखरा पड़ा हुआ है वो अधिक समय के लिए इसके अंदर स्टोर रहता है। मतलब कि वो अधिक समय के लिए स्टोर रहेगा, तो बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आज समझ में आ गया? बस आपको एग्जाम पॉइंट ये समझाने का सिर्फ तरीका था और कुछ नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इतना याद रखना है कि एस रैम की रिफ्रेश रेट कैसी होती है, वो पूछेंगे तो भाई स्लो होती है। एस रैम में डेटा कि अधिक समय के लिए स्टोर रहता है कि कम समय के लिए, तो एस रैम के अंदर डेटा जो है वो अधिक समय के लिए स्टोर होता है गाइस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, एस रैम से जुड़ी हुई ये चीज़ें क्लियर होंगी, आई होप क्लियर होंगी आपको, जो एस रैम से जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें। अगली अपनी जो रैम का जो टाइप्स है गाइस, वो है अपना क्या, डी रैम। यानी जो अगला जो टाइप्स है अपनी रैम का, वो टाइप क्या है भाई, वो टाइप आपका डी रैम। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कि आपको याद रखना है डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। पहली बात तो भाई डायनेमिक, क्या, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की फुल फॉर्म क्या थी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो अपनी डी रैम है इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे एस रैम की रिफ्रेश रेट स्लो थी, वैसे ही डी रैम की रिफ्रेश रेट क्या होती है, फास्ट होती है। अब मैंने आपको जब एस रैम समझाया था मेरे भाइयों, तब मैंने आपको रिवर्स, आगे और पीछे दोनों चीज़ें समझाई थी। क्या चीज़ समझाया था कि भाई एक कमरा है, इसके अंदर कचरा फैला हुआ है, यदि व्यक्ति स्पीड से साफ करेगा तो कम समय के लिए इसके अंदर रहेगा, अगर वो कम स्पीड से साफ करेगा तो अधिक समय के लिए अंदर रहेगा। तो एस रैम क्या कर रही थी, उसकी रिफ्रेश रेट स्लो थी, तो उसमें क्या था, अधिक समय के लिए स्टोर था डाटा। बट उसके जस्ट अपोजिट डी रैम है, यानी इसकी रिफ्रेश रेट फास्ट है, तो इसमें डेटा कम समय के लिए स्टोर होके क्या रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? डी रैम, डी एस रैम की जस्ट अपोजिट डी रैम है, डी रैम की जस्ट अपोजिट क्या है, एस रैम। एस रैम की रिफ्रेश रेट स्लो, डाटा अधिक समय के लिए स्टोर रहेगा। डी रैम की रिफ्रेश रेट फास्ट, तो इसलिए डेटा कम समय के लिए इसके अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। यह रैम जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रैम का ऐसा कौन सा टाइप है, ऐसी कौन सी रैम है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, मतलब उसे रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। तो ऐसी रैम कौन सी है, तो ऐसी रैम है अपनी डी रैम।
आपने अगर महसूस किया हो कि अपना कंप्यूटर जो रहता है, आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर अपन राइट क्लिक करते हैं तो उधर रिफ्रेश का एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश का ऑप्शन, अपन रिफ्रेश करते हैं। तो वो जो रिफ्रेश का ऑप्शन है, अपन बोलते हैं कंप्यूटर को रिफ्रेश कर रहे हैं, बाकी में हम किसको रिफ्रेश करते हैं भाई, डी रैम को हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर डेटा स्टोर करने, किस चीज़ किसको डेटा, सॉरी, कि भाई ऐसी कौन सी रैम है जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जिसे रिफ्रेश किया जाता है, तो आपको सिंपली आंसर देना है भाइयों, डी रैम। इज इट ओके? यहाँ तक बातें क्लियर हैं क्या? यदि यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो भाई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी लोगों के लिए। बढ़ते हैं रैम के अगले टाइप्स पर। जो अगला टाइप है वो है अपना एस डी रैम। पहले था एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर आया अपना डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब आ चुका अपना एस डी रैम, मतलब सिंक्रोनिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, एस डी रैम की फुल फॉर्म होती है। जो अपनी एस डी रैम है वो डी रैम की तुलना में क्या होती है, तेज होती है। मतलब कि डी रैम जो अपनी जो क्या वो अपन बोले, अगर मैं बोलूँ एस डी जो रैम है इसकी स्पीड अधिक होती है कंपेयर देन किससे, डी रैम से। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि किस रैम की स्पीड अधिक होती है, एस रैम की, डी रैम की, एस डी रैम की, या किसी की नहीं, तो भाई एस डी रैम की स्पीड ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों से अधिक स्पीड होती है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज इट ओके? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में एक टाइप और होता है अपना आर डी रैम, मतलब रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस डी रैम का ही एक प्रकार है तथा आई डी रैम एंड डी डी डबल डी आर रैम, मतलब डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी भी एस डी रैम का ही एक प्रकार है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आर डी रैम है और ये जो डबल डी आर रैम है ये दोनों एस डी रैम के टाइप्स हैं। बस इतनी ये बात आपको याद रखनी और ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, मतलब जो अगर अपन बोले रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो दोनों जो मेमोरी के जो टाइप्स हैं वो किसके टाइप हैं, एस डी रैम के टाइप्स हैं। ठीक है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? हाँ, चलो अब कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको छोड़ो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं भाई फाइनली रोम पर, यानी अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पर आ चुके हैं। ठीक है, देखो अब क्या है अपना रोम। अब रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है मेरे भाई रोम की, कि रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो भैया रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम की फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम होती क्या है, सबसे पहली बात तो ऐसी एक मेमोरी जो डेटा को अपने अंदर स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है, वो अपनी क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। ठीक है, देखो लिखा भी है, यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें पहले से ही ऐसे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के दौरान होती है। रोम में जो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं उन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। ये तो थोड़ी सी एडवांस इंफॉर्मेशन है। अगर मैं सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दूं रोम के बारे में, तो कंप्यूटर के अंदर मौजूद ऐसी रैम जो नॉन वॉलेटाइल होती है, जो कंप्यूटर को स्थायी रूप से डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है और प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, ऐसी मेमोरी हमारी क्या कहलाती है, सॉरी ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। ठीक है, मतलब रीड ओनली मेमोरी कहलाती है।
ठीक है गाइस। अब देखिएगा आप कुछ चीज़ें, जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बोल क्या रहा है। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है, रोम के अंदर कुछ चीज़ें प्री स्टोर होती हैं। मतलब कि जब रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब रोम को बनाया जाता है, तभी इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। वो कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं भाई? वो होता है बायोस, पोस्ट और एम बी आर। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं बायोस, पोस्ट और एम बी आर, ये किस में मदद करते हैं? कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। बूटिंग प्रोसेस क्या है सर? आपने तो बोल दिया कि रोम के अंदर कुछ प्री स्टोर कुछ कमांड्स होती हैं, बायोस, पोस्ट, एम बी आर, जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो भाई अब बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, अब बूटिंग प्रोसेस क्या है ये समझना। तो कंप्यूटर जो अपना स्टार्ट होता है, जैसे सपोज कि मैंने कंप्यूटर को, जो स्टार्ट अपन बटन दबाते हैं, वो स्टार्ट बटन दबाने से लेकर जो डेस्कटॉप के दिखने तक की जो प्रक्रिया है सारी की सारी, वो कहलाती है कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। यानी कंप्यूटर ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर, हाँ अपन बोल सकते हैं ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और बूटिंग प्रोसेस में कौन किसकी मदद हो, कौन मदद करता है बूटिंग प्रोसेस में? तो भाई रोम के अंदर मौजूद कुछ कमांड्स वो क्या करती हैं, अपने बूटिंग प्रोसेस में मदद करती हैं। और जो कमांड रोम के अंदर प्री स्टोर होती हैं, मतलब पहले से स्टोर होती हैं, और जो कमांड्स कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में मदद करती हैं, उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। बस इतना याद रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोम के अंदर मौजूद कमांड्स क्या कहलाती हैं, फर्मवेयर कहलाती हैं। आपसे पूछा जाएगा बूटिंग प्रोसेस के दौरान यूज होने वाली कमांड्स क्या कहलाती हैं, तो भाई फर्मवेयर कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चलो, और देखो लिखा भी है नीचे, इन तीन कमांड कौन कौन सी होती हैं? बायोस होती है, पोस्ट होती है और एमबीआर होती है। फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और मास्टर बूट रिकॉर्डर। ठीक है। अब भाई बायोस क्या करती है, क्या काम होता है बायोस का? देखिए जरा कि पावर ऑन सेल्फ, देखो बायोस का क्या काम होता है, पोस्ट का क्या काम होता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये जो आपकी जो सीपीसीटी आपका, सॉरी सपोज यार सीपीसीटी क्यों आ जाता है बार बार, आपका एम्प्लॉयबिलिटी का जो स्किल का जो एग्जाम है, उसके लिए गाइस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? चलो बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है। यदि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो भाई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और भर भर के कमेंट करिए कि हाँ सर बिल्कुल सही है, और भर भर के इस सेशन को शेयर कर दीजिए। देखो जरा, अब भाई ये अब आ जाते हैं अपन रोम से। कुछ लिखा हुआ है क्या? रोम नॉन वॉलेटाइल है, जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। रोम में मौजूद डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है। आपको बस कितना याद रखना है रोम से, कि रोम एक क्या है, स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जो डेटा, जिसमें जो डेटा लिखा होता है उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक है। इतनी बात क्लियर है माइंड के अंदर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्या, अपने रोम के टाइप्स पर। अब कहाँ आ जाते हैं अपन, रोम के कुछ प्रकार हैं। कौन सा है भाई? पहला जो टाइप्स है रोम का वो है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं हम लोग अगर आप इनको क्या करना चाहते हो भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन टाइप्स का। जो रोम के जो टाइप्स हैं उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अपने रिवीजन के लिए। ठीक है। चलो, अब भाई रोम के कुछ प्रकार हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है भाइयों कि पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ई रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, और डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम की क्या फुल फॉर्म है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम प्रोग्रामेबल, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। क्लियर है बातें कि भाई इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है। चल, अब थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आप समझ लीजिएगा।
जो अपनी पी रोम है, इसमें जितना भी डेटा आप स्टोर करोगे उस डेटा को आप मिटा नहीं सकते, उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो, यानी ये सिर्फ रीड ओनली होती है। अगर हम बात करें डबल ई पी रोम की, सॉरी ई पी रोम की, और बात करें डबल ई पी रोम की, तो इसमें डेटा को मिटाया भी जा सकता है और इसमें डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है। बस इतना अंतर है पी रोम और ई पी रोम और डबल ई पी रोम है। ठीक है, अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, जो मैं आपको ये लिखा हुआ है इसी ये जुड़ी हुई। तो आप 1 बाई स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आपको इनको पढ़ना है तो वैसे मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म आपको बता ही दी और इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई दी। ठीक है, अब एक वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, कि जो आपका जो मोबाइल होता है, आपके जो मोबाइल है उसके अंदर जो आप सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हो, चाहे मैं बात करूं फेसबुक की, चाहे मैं बात करूं क्या अपना इंस्टाग्राम की, चाहे मैं बात करूं व्हाट्सअप की, यानी जितने भी आप फेसबुक क्या, जितने भी आप अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो, तो वो सभी सॉफ्टवेयर्स भाई आपकी किस रोम के अंदर जाकर या फिर मोबाइल के अंदर कहाँ पर जाकर इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो भाई ई पी रोम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर है बातें इतनी, कि वो जो जितने भी आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कहाँ पर जाकर इंस्टॉल होते हैं, तो भैया ई पी रोम के अंदर जाकर वो क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। इतनी बातें क्लियर है आपको। चलो, आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक वो सारी की सारी क्लियर होंगी। यदि वो सारी गाइस यदि वो सारी चीज़ें क्लियर हैं तो जाइएगा लाइक बटन पर और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और सेशन को भर भर के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ चुके हैं आगे और पहुंच चुके हैं अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर। अब अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जो थे अपने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ रहे थे। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि ऐसे गाइस डिवाइस जो डेटा को अपने पास स्थायी रूप से परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, वो कहलाते हैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इससे जुड़े हुए देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग डेटा को स्थायी मतलब अपने परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब भाई सर आपने ये तो बता दिया, अब ये होते कौन कौन से हैं जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखते हैं। उसमें सबसे पहला अपना डिवाइस है कौन सा, मैग्नेटिक टैप। जो मैग्नेटिक टैप जो होता है वो डेटा को स्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और दूसरा अगर अपन बात देखें तो दूसरा एग्जांपल है अपना कौन सा, हार्ड डिस्क। ये भी क्या करता है भाई, अपने डेटा को अपने पास स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। अब हार्ड डिस्क से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है, तो एल्यूमिनियम पदार्थ की बनी होती है। और आपको एक स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो स्प्रिंग नुमा या फिर हम वृत्ताकार प्लेट्स नुमा आकृति होती है किसकी, हार्ड डिस्क की। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस प्रकार की देखो, इस टाइप की जो है वो आकृति होती है किसकी, हार्ड डिस्क की। ठीक है, और जो वृत्ताकार जो चीज़ें हैं, जो जैसे एक वृत्त ये बना, दूसरा वृत्त ये बना, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें ट्रैक कहा जाता है। और ये जो 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 किस चीज़ की बनी होती है, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। और इस एल्यूमिनियम की जो पदार्थ है इसके ऊपर इस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ का क्या कर दिया जाता है भैया, लेपन कर दिया जाता है, मतलब इसके पर चुंबकीय पदार्थ लेपित कर दिया जाता है। और ये जो रिंग है, ये जो एक रिंग है इसे बोलते हैं ट्रैक। और ये जो ट्रैक है इन्हें छोटे छोटे भागों में ऐसे विभाजित कर दिया जाता है। तो ये विभाजित करने के बाद में ये जो छोटा सा ब्लॉक जो बना है, पार्ट जो निकला है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक कहते हैं। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, और ज़्यादा चीज़ें आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम धातु के ऊपर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है, एक वृत्त को ट्रैक कहते हैं,
ट्रैक छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है जिसे हम सेक्टर्स कहते हैं। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है भाइयों कि भाई प्रत्येक सेक्टर के अंदर सिर्फ एक बिट का डाटा ही स्टोर होता है, या फिर अपन ऐसे बोलें कि हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो भैया वास्तविक रूप से डेटा अपने सेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है। अब मैं आपको बात बोलूं कि भाई मेरा ये रूम है, मैंने बोला कि भाई मैं रूम में बैठा हूँ। अगर मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि सर भाई उत्तम कहाँ पर बैठे हो आप, तो मैंने बोला कि रूम में बैठा हूँ। अगर उसने मुझसे पूछा कि भाई एग्जैक्ट बता कहाँ पर बैठा है, तो मैं बोलूँगा भाई मैं अपनी कंप्यूटर वाली टेबल के पास में बैठा हूँ। समझ रहे हो? तो आपने बोला कि भाई कंप्यूटर में डेटा हार्ड डिस्क के अंदर तो स्टोर होता है, लेकिन वाकई में कहाँ पर स्टोर होता है? ठीक है, तो आपको बताना है ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। वाकई में कहाँ पर? तो भाई ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। ये जो चीज़ें ये लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये उस वो ही है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, तो ज़्यादा ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको याद रखना है कि हार्ड डिस्क की जो बनावट है उसके आधार पर हार्ड डिस्क के दो प्रकार हैं। सर वो कौन कौन से हैं? पहला जो टाइप्स है हार्ड डिस्क का गुरु, वो है अपना क्या? वो है अपना SSD, और दूसरा है अपना HDD, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब कि 2.5 इंच का जो साइज है वो किसका होता है? SSD का, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। और 3.5 इंच का जो साइज है वो होता है अपना हार्ड डिस्क ड्राइव का। अगर अपन लोग बात करें जो मैक्सिमम अपने जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे अपन यूज़ करते हैं मैक्सिमम, जैसे टाइपिंग सेंटर के यहाँ, कॉलेज सेंटरों में, अपन जो अपनी लैब्स वगैरह बनी होती हैं उनमें जो मैक्सिमम जो कंप्यूटर होते हैं उनमें हार्ड डिस्क ही लगी होती है। ठीक है, SSD कम ही लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि SSD थोड़ी सी महंगी होती है। अगर हम बात करें दोनों में अंतर क्या है सर, SSD में और HDD में अंतर क्या है, तो ये क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है। यानी ये तो इसका काम करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ी सी एडवांस है। HDD क्या है, अपनी थोड़ी पुरानी है, और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो अपनी थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। ठीक है, बस हार्ड डिस्क से संबंधित इतनी चीज़ें याद रखनी है और ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्लॉपी डिस्क के ऊपर। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क से जुड़ी हुई आपको सर चीज़ें क्या याद रखनी है हमें, तो फ्लॉपी डिस्क से जुड़ी हुई वो चीज़ें याद रखनी है आपको क्या, कि पहली बात फ्लॉपी डिस्क क्या है भाई, आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, या फिर हम बोलें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अब बोलिए भाई, देखो जरा, फ्लॉपी डिस्क बनी किसकी होती है? जैसे हार्ड डिस्क अपनी किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। वैसे ही फ्लॉपी डिस्क अपनी किसकी बनी होती है? तो भाई फ्लॉपी डिस्क बनी होती है माइलर पदार्थ की। किसकी? तो ये लिखा हुआ है माइलर पदार्थ की। ठीक है, और इसकी जो आकृति में जो वृत्ताकार जो प्लेट्स होती हैं उन्हें भी हम ट्रैक्स कहते हैं, और इस जो ट्रैक्स हैं वो छोटे छोटे भागों में विभाजित होने हैं जिन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा बस, और ज़्यादा याद आपको इनसे जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा याद आपको नहीं रखनी। हाँ, आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है फ्लॉपी डिस्क से, यानी फ्लॉपी डिस्क के 3 प्रकार होते हैं साइज के अनुसार। वो फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज 3.5 इंच होता है उसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती है। वह फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज 5.2 इंच होता है उसकी कैपेसिटी 1.2 MB होती है। वह फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज 8 इंच होता है उसकी कैपेसिटी 7.68 MB होती है। ठीक है, आपको भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। 3.5 इंटू 1.44 MB, और 5.25 इंटू इक्वल क्या है 1.2 MB, और 8 इंच इक्वल है 7.68 MB। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है बातें? ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्टिकल डिस्क पर। ठीक है, अब हम कहाँ पर आ जाते हैं? ऑप्टिकल डिस्क पर। देखो, जो अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती है ना उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है अपनी, और कुछ नहीं होता, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है।
तो देखो अपन अभी 30 मिनट हुए हैं और कितनी चीज़ें पढ़ ली अपन ने। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी अपन लोगों ने सारी की सारी क्लियर होंगी। आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं भाइयों? अब हम आ चुके हैं ऑप्टिकल डिस्क पर। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क से आपको क्या याद रखना है सर? तो ऑप्टिकल डिस्क के आपको टाइप्स याद रखना है, और वो टाइप्स कितने, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है वो याद रखनी है। ऑप्टिकल डिस्क बनी किसकी होती है वो याद रखनी है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो याद रखना है कि ऑप्टिकल अपनी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगर ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो ये डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखेगी। सही बात है ना? तो ये कैसे स्टोर करके रखेगी? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखेगी गाइस, यदि ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है इससे, कि जो ऑप्टिकल जो डिस्क होती है वो पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की बनी होती है। किसकी? देखो, ड्राइव पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कौन? अपनी ऑप्टिकल डिस्क। और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, पॉली जो अपनी जो ऑप्टिकल डिस्क है उसकी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है सीडी, एक होता है डीवीडी, और एक होता है अपना ब्लू रे डिस्क। ठीक है, कुछ 3 टाइप्स हैं किसके? ऑप्टिकल डिस्क के। सीडी बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी बोले तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, और ब्लू रे डिस्क तो इसकी फुल फॉर्म है ही। अगर हम बात करें सीडी की, जो कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB, और जो डीवीडी की कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB, और जो अपनी ब्लू रे डिस्क होती है उसकी होती है 50 GB। बस, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, और ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। किससे संबंधित? अपना जो ब्लू रे या कौन, ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित। अब देखिए भाई, ये लिखे हुए हैं टाइप्स किसके? ऑप्टिकल डिस्क के। ठीक है, देखो सबसे पहला जो प्रकार है सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 700 MB। दूसरा है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी हो सकती है 4.7 GB टू 17 GB, यानी 4.7 GB से 17 GB तक ये हो सकती है। ब्लू रे जो डिस्क होती है वो अपनी होती है अपनी 50 GB से ज़्यादा। वो क्या कर सकती है? अपनी स्टोर कर सकती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। उसके बाद एक और ऑप्टिकल डिस्क होती है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो है HVD, होलोग्राफिकल वीडियो डिस्क, जिसकी कैपेसिटी 6 TB होती है। ठीक है गाइस, कितनी होती है? 6 TB मीन्स, भाई समझ रहे हो, 1 TB के अंदर 1024 GB, तो 1024 मल्टीप्लाई 6 इक्वल बाय 6 TB। समझ रहा हो? मतलब 6 इंटू 1024 इंटू 6 GB इक्वल टू 6 TB। ठीक है, क्लियर है बात? टीबी आपको मैं बताऊंगा क्या होती है आगे चल के। अब ये कुछ भाषा में लिखा हुआ है तो मैं आपको ऊपर पढ़ा ही चुका, तो वो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीडी ये चीज़ें ना आपको नहीं पढ़ना है, सीडी रोम भी नहीं पढ़ना है, सीडी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब एक यहाँ पर चीज़ आ जाती है क्या? मेमोरी यूनिट। ऑर्डर ऑफ मेमोरी छोड़िएगा आप, और उसके बाद आ जाइएगा आप कहाँ पर? मेमोरी यूनिट। आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है गाइस, यानी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एग्ज़ाम से जुड़ी हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेमोरी यूनिट। अब भाई सर जी, मेमोरी यूनिट होती क्या है? समझ रहे हो? सर ये बताइए मेमोरी यूनिट है क्या? तो जैसे हम किसी दूसरी चीज़ को मापते हैं, जैसे सपोज भाई पानी वाटर को मापने के लिए लीटर का यूज़ करते हैं, कपड़े को मापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं,
पेट्रोल को मापने के लिए लीटर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार मेमोरी को मापने के लिए, मेमोरी की मेज़रमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेमोरी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। वो मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी हैं, वो भाई नीचे लिखी हुई हैं, निम्नलिखित है। ठीक है, तो हम वन बाई वन करके सारी की सारी अपनी मेमोरी यूनिट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है सबसे छोटी, अगर बात करें सबसे छोटी जो मेमोरी की यूनिट होती है वो है अपनी बिट, जो क्या होती है 0 1, यानी एक 0 और एक 1 को मिलाकर क्या बनता है, एक बिट बनता है। ठीक है गाइस, क्या बनता है, एक बिट बनता है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें कि 4 बिट इक्वल क्या होते हैं, 1 निबल होता है। अगर हम बोलें कि भाई यदि ऐसे ही हम 8 बिट इकट्ठा कर दें, जैसे एक बिट जो है वैसे ही हम 8 बिटों को रख दें तो हमारा एक बाइट बनता है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही 1024 बाइट एक जगह रख दें तो क्या बनता है, 1 KB बनता है। KB की फुल फॉर्म है किलो बाइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है और ये चीज़ आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और भैया इन्हें लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको याद नहीं है तो। ठीक है, इन्हें लिख लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इन्हें लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जो लिखेगा जो पढ़ेगा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, वो भी अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करेगा। और आप लोग बोल रहे हो सबके सब कि सर एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। हम तो पढ़ते पढ़ते एक चीज़ रियलिटी तो है भाई कि जो अब बकवास है यार, ITI का सिस्टम बकवास है। क्यों, क्योंकि पक गए यार बच्चे पढ़ते पढ़ते, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते अब बस बोर हो चुके हैं वो। अब तो वो ये बोल रहे हैं भाई ले लो, कैसे भी ले लो, आप एग्ज़ाम ले लो। सही बात है, और ये कि यार अपन पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाते हैं, और अगर सही समय पर एग्ज़ाम नहीं हो तो अब एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, और हाँ ही बार अगर बोर हो चुके हो ना तो पेशेंस रखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस तैयारी कंटिन्यूस लगते रहो, रोकना मत। भले आप ज़्यादा तैयारी आपकी, ऐसा आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी तो तैयारी ऑलरेडी पूरी की पूरी है, अब तो ठीक है मुझे एग्ज़ाम दिला दो मैं तो पास हो जाऊंगा, अगर ऐसी कंडीशन में आप हो तो भाई बंद मत करना, भले कम कर देना। जैसे आप 8 घंटे पढ़ते होंगे, जिसकी नहीं है तो उसको तो ज़्यादा करना ही करना है। मैं ये आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल को तैयारी है, जो हिंदी कर रहे हैं एक भी गलती नहीं निकल रही है। टेबल 30 मिनट में बननी थी, बस 15 मिनट में बना ले रहे हैं, उसमें भी एक भी गलती नहीं है। और लेटर अगर 10 मिनट में 30 मिनट में बनाना है वो 10 मिनट में बनाकर उसकी एक भी गलती नहीं निकल रही है। 10 मिनट में जो 300 वर्ड टाइप करने हैं वो भाई 7 8 और या 9 मिनट में टाइप हो जा रहे हैं, एक भी गलती नहीं निकल रही है। तो इस टाइप के जो बंदे हैं वो भाई अपने ऐसा ना करें कि मुझे सब कुछ आ रहा है तो ठीक है अब नहीं करते हैं, अब तो एग्ज़ाम ही करेंगे, तो ऐसा मत करना, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना भाई। करते रहना, भले कम करते रहना, लेकिन आधे घंटे टाइपिंग करते तो 10 मिनट कर लो, 10 मिनट पढ़ते, 10 घंटे पढ़ते तो 5 मिनट 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो भाई ज़रूर। ठीक है, बंद नहीं करना है, चलते चलना है, बस तैयार रहो। जब भी एग्ज़ाम होंगे अपन जाएंगे और एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। ठीक है, फोड़ेंगे। हाँ, अब अपन कहाँ पर थे, अपनी यूनिट पर थे, कहाँ पर, यानी 1024 अगर बाइट को अपन इकट्ठा कर दें तो क्या होता है, 1 KB होता है, मतलब किलो बाइट होता है। उसी के बाद अगर अपन 1024 किलो बाइट को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है अपना 1 MB, मतलब 1 मेगाबाइट बनता है। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट को इकट्ठा कर दिया जाए तो भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों 1 GB का निर्माण होता है, मतलब GB मीन्स गीगा बाइट। ठीक है, यानी क्या होता है अपना 1 GB का निर्माण अपना हो जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें 1024 GB को अगर हम एक जगह रख दें तो क्या बनता है अपना 1 TB बनता है। बोला था, ऐसे ही अभी बोला था कि भैया 6 TB क्या डेटा स्टोर करके रख सकती है HBD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, जो किसका प्रकार है, अपनी ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। और ऑप्टिकल डिस्क की किसकी बनी होती है भैया, अपने क्या पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की ये बनी होती है।
ठीक है। तो ये यूनिट्स आप अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैंने सब पूरा एक सा कर दिया है, तो तुरंत से या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन आप स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेगा ना, लिख लेना है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पर, एक तो बात है यार, चलो अब हम आ चुके हैं, ये आपको याद नहीं रखना है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, अगर वैसे तो नहीं आएगा फिर भी पढ़ लो। बिट को केबी में कन्वर्ट करने के लिए दिए हुए बाइट में 1024 से गुणा किया जाता है। सामान्यतः 1000 बाइट को 1 केबी कहा जाता है। अगर आपसे वैसे तो नहीं कहा जाता, किसी बुकों में बोल दिया जाता है। देखो वैसे अगर आपको पूछा जाए कि भैया 1 केबी के अंदर कितने बाइट मौजूद होते हैं, पूछा जाए आपसे, और आपको ऑप्शन में 1024 ना मिले और आपको ऑप्शन में 1000 मिले, तो आपको 1000 पर टिक कर देना। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन अलग से, वैसे तो 1024 ही होता है, लेकिन आप ऑप्शन अलग से क्रिएट नहीं कर सकते ना, सामने वाला जो ऑप्शन देगा वो ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1000 बाइट मतलब 1 केबी हो जाता है। ठीक है, कभी कभार 1000 बाइट को 1 केबी मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको वो चीज़ें मान लेनी है। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। सीक्वेंस, डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस मेथड, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, फाइल सिस्टम भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। क्या चीज़ आपको पढ़नी है, एसडी कार्ड भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। एसडी कार्ड के बारे में फुल फॉर्म वगैरह ये चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। हाँ, नंबर सिस्टम की चीज़ें ज़रूर आपको पढ़नी है। ये नंबर सिस्टम भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। नंबर सिस्टम की कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको, थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। यानी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं। आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई ठोक कर लाइक मारो और शेयर कर दो सब दोस्तों, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दो। व्हाट्सअप, फेसबुक, स्टेटस, जहाँ जहाँ आप लगा सकते हो वहाँ वहाँ आप इस क्लास को लगा दीजिए। मिलते हैं शाम को 7 बजे अपनी लाइव क्लास में, किसके साथ, अपने नंबर सिस्टम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।